तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 9th के साइंस हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए स्पेशली स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय करें। हिंदी माध्यम वाले जितने बच्चे हैं सभी वीडियो को देखें, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कमेंट करें, अगर कहीं समस्या हो तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बिना वक्त को गवाए हुए चलिए दोस्तों, हम लोग नए अध्याय की शुभारंभ करते हैं। और वो है क्लास 9 विज्ञान का चैप्टर 1 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसे हम बहुत अच्छे तरह से पूरे साइंस को हिंदी माध्यम से कवर करेंगे। कोई भी समस्या हो तो हम लोग उसको मिलकर रिजॉल्व भी करेंगे। तो चलिए, पहले क्या करा, हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमारे आसपास में जितने पदार्थ हैं, जितने मैटर पदार्थ, वही हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। आसपास मतलब आवर सराउंडिंग, आवर मतलब हमारे होता है, ठीक है ना। तो चलिए, क्या कर रहा है, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। मतलब जब भी आप अपना नजर दौड़ाइए अपने चारों तरफ, तो आप क्या देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तु नजर आएगी। आप एक बार नजर दौड़ा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उनका आकार भी अलग अलग होगा, बनावट भी अलग अलग है, आकृति भी अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। मतलब कि हमारे इस जो पृथ्वी है, पूरा विश्व है, यहाँ पे जो हमारा जो जो वस्तुएं हम देखते हैं, वो सब वस्तु जिस जिस चीज से मिलके बना हुआ होता है उस चीज को वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दे दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। मतलब जो हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पशु हैं, पौधे हैं, पानी का एक ड्रॉप है, बूंद है, रेत मतलब बालू का कण है, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देने बात योग्य ये है ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका कुछ ना कुछ वेट मतलब द्रव्यमान होगा, मास होगा उसमें, ठीक है ना। और ये कुछ अलग स्थान आयतन घेरती है, और ये कुछ आयतन घेरती है। आयतन मतलब कि कुछ जगह घेरता है। जैसे कि आप अपने रूम में एक, मान लीजिए कि सिंपल सा एग्जांपल, एक कुर्सी रख दे रहे हैं, चेयर। तो चेयर को रखते हैं तो चेयर अपना स्थान घेरता है ना जी, तो उसी को आयतन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में से से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा था। मतलब बहुत पुराने समय से ही मनुष्य अपने चारों तरफ की जो चीज है आसपास में, उसको समझने का कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। मतलब कि भारत का जो प्राचीन दार्शनिक जो थे, वो क्या किए थे कि पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किए, 5 भाग में पदार्थ को बांट दिए, ठीक है ना, वर्गीकृत किए, जिसे हम लोग पंच तत्व कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा पंच तत्व का। वो पंच तत्व क्या है, वायु है, पानी है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। ये पांचों पंच तत्व है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है। मतलब कि प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे, वो बता रहे थे कि 5 चीज से मिलकर बस सभी वस्तुएं 5 चीज से ही मिलकर के बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उन समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। मतलब यूनान के जो दार्शनिक थे पुराने जमाने में, वो भी पदार्थ को इसी प्रकार 5 भागों में वर्गीकृत किए थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। मतलब आज के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो क्या किया, पदार्थ को 2 तरह से बांट दिए हैं। एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, ठीक है ना। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म आप लोग जानते होंगे। रासायनिक गुणधर्म मतलब कि उसका रासायनिक नेचर क्या है, ठीक है। जैसे पानी है तो पानी क्या है, H2O है ना। तो ये क्या है, रासायनिक नेचर है उसका, है ना। तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। वैसे चलिए आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के
बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब भौतिक गुण, पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। मतलब पदार्थ का जो रासायनिक गुण होता है उसको आगे आने वाले जो अध्याय है हमारा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, चलिए इसको देखते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। भौतिक स्वरूप में क्या है, पदार्थ जो होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। मतलब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधारा चली थी। मतलब कि पुराने जमाने में पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधारा चल रही थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। मतलब कि पदार्थ जो होते हैं, मानना था पुराने जमाने में कि पदार्थ जो होते हैं लकड़ी की टुकड़े की तरह सतत लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा विचारधारा क्या था कि छोटे छोटे रेत का कण कैसे होता है उस तरह से मिलकर बने होते हैं। दो विचारधारा था। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थों के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कण से बने होते हैं। मतलब क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है या कणों से मिलकर बने हुए। क्रियाकलाप नंबर 1 हम लोग देखते हैं 1.1। इसमें क्या करना है, एक 100 ml का बीकर ले लेना है। मतलब कि बीकर लेना है, मतलब कि एक ग्लास टाइप का, शीशे के ग्लास टाइप का बीकर होता है। जहाँ आप लोग स्कूल वगैरह में लैब वगैरह करते होंगे तो आप बीकर देखे होंगे। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशाना लगा दें। और उसको क्या करना है, बीकर को आधा भर दीजिए पानी से और उसका निशान लगा दीजिए कोई चीज से। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। मतलब कि थोड़ा सा ले लेना है, 1 चम्मच शर्करा, मतलब कि चीनी होता है, शुगर या साल्ट ले लेना, नमक ले लेना है और उसकी मदद से उसको घोल लेना है। ठीक है ना। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। और अब क्या होता है कि जल का स्तर में क्या बदलाव होता है, जहाँ हम लोग मार्क किए थे, एक घेरा लगाए थे कहाँ तक पानी है, उसमें देखिए वहाँ पर कुछ बदलाव होगा तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप लोग खुद बढ़ेगा घटेगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? नमक शर्करा कहाँ चला गया, तो क्या वे कहाँ गायब हो गए? तो घुल जाता है तो गायब हो जाता है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए जल के स्तर में बदलाव आता है कि नहीं। ठीक है ना। तो आप लोग करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इन विचारों को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। मतलब कि ये जो क्वेश्चन जो है हमारा कि गायब कहाँ हो गया, बदलाव आया, इन सब से हम एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है हमको कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी हुई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया। चित्र 1.1 में देखिए दिखाया गया है। ये देखिए चित्र 1.1 में ये घुल जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नमक जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में आवेशित हो जाते हैं। मतलब कि जल का कण जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलकर बना हुआ जल, उसमें रिक्त स्थान होता है, उसी में नमक जो है हमारा घुल जाता है। तो इसे हम फिर देखते हैं आगे क्या कर रहा है। पदार्थ की इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ जो है ये हमारा छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, यही निष्कर्ष निकलता है। हाँ? तभी तो अगला नमक का पार्टिकल उसमें, नमक का कण भी उसमें घुल गया। ठीक है ना। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है इतना तो पता चल गया। अब पदार्थ की ये जो कण है कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप नंबर 1.2 देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। पोटेशियम परमैंगनेट का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, KMnO4। इसी को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका कुछ क्रिस्टल लेना है, 1-2 क्रिस्टल, और 100 ml पानी में घोल दीजिए। इस घोल में से लगभग 100 ml घोल निकालकर उसे 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। मतलब फिर अब क्या करना है, जो हम लोग 100 ml में मिला है उसमें से 10 ml ले लेना है और 90 ml बढ़िया पानी, फ्रेश पानी ले लेना है और उसमें मिला देना है।
फिर इस ऊपरे घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 10 ml जल में मिला दें। फिर क्या करना है, जो अभी घोले थे दूसरी बार उसमें से 10 ml निकाल के फिर 90 ml वाला बढ़िया पानी ले लेना है, फ्रेश पानी उसमें मिला देना। इस प्रकार इसी तरह 5 से 8 बार तनुकृत करते रहेंगे, मतलब मिलाते रहेंगे। उसमें से लेके फिर 10 ml लेके पुराने वाले में से 90 ml नॉन बढ़िया वाटर ले लेंगे, उसमें मिला देंगे। क्या जल अब भी रंगीन है? तो क्या जल अब भी रंगीन है? तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग करके देखिए। ठीक है ना, यही बता रहा है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन ही नजर आता है। मतलब कि घोल हल्का होता है जैसे जैसे हम लोग 10 ml 10 ml 90 ml फ्रेश वाटर मिलाते हैं, लेकिन रंग अभी भी रंगीन होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखिए। आप लोग के पास अगर नहीं होगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो डिटॉल तो जरूर होगा। डिटॉल को आप 10 ml 2 बूंद मिला दीजिए 100 ml वाटर में, फिर उस 100 ml और 2 बूंद वाला में से थोड़ा सा ले लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में मिला दीजिए, फिर उसमें से थोड़ा सा ले लीजिए, फिर अगला फ्रेश पानी में मिला दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करते करते आपको क्या लास्ट में आएगा कि 8 से 10 बार 5 से 8 बार करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सेंट जो है उसका जो स्मेल है, मतलब सुगंध है, धीरे 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 घटते जाता है। आप लोग करके देखिए। इस छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा। पोटेशियम परमैंगनेट अगर हो तो बहुत अच्छा है, तो उससे करिए और आप लोग ऑब्जर्वेशन निकालिए क्या होता है। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत छोटे थोड़े से क्रिस्टलों पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी का बहुत अधिक मात्रा 100 ml भी रंगीन हो जाता है। मतलब कि यह प्रयोग क्या दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल, मतलब 1-2 क्रिस्टल से ही बहुत पानी, मतलब 1000 लीटर पानी भी रंगीन हो जाएगा। इससे हमें यह निष्कर्ष निकल सकते हैं हम लोग कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब इससे हम लोग निष्कर्ष निकाले कि एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के कण में बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, और ये जो कण है ये छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब अंततः एक ऐसा समय आएगा कि ये कण जो है और छोटे भागों में विभाजित नहीं हो सकते हैं। एक ऐसा सिचुएशन लास्ट में आएगा कि और उसको और विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने हमने अभी बताया था आप लोग को, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो डेटॉल का यूज करिए। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ठीक है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतना इतना छोटा होता है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे हम लोग फिर देखते हैं 1.2 में पदार्थ के कणों के अभिलक्षित गुण, मतलब कि पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे, छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। 1.2 को हम अगले छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, जहाँ प्रॉब्लम है कृपया कमेंट करें, हम आप लोग को रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, नए लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखने वाले जितने भी लोग हैं सभी वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, जय हिंद।